मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्रीशन की और फिर बात करते हैं इजेशन। चल जा। एक्सक्रीशन का मतलब होता है, चीजों को हम बहुत शॉर्ट में करके पढ़े ज्यादा बेहतर है। एक्सक्रीशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, सॉरी रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब जो मेटाबॉलिज्म के दौरान मेटाबॉलिक वेस्ट जो कि हमारे लिए हार्मफुल है अगर बॉडी में जमा रहे। और इजेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस। तो पोटी करना इज नॉट अ एक्सक्रीशन, लेकिन सुसु करना इज एक्सक्रीशन। पसीना निकालना है एक्सक्रीशन, थूक निकालना है एक्सक्रीशन, आंसू निकालना है एक्सक्रीशन, ठीक है ना, ये सब एक्सक्रीशन का पार्ट है, ठीक है ना। बाइल जूस का निकालना एक्सक्रीशन। अब तो एक्सक्रीशन का मतलब तो समझ गए ना। तो रिमूवल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या चीज होता है भाई, हमने कहा एक्सक्रीशन का मतलब तो समझ में आ गया। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कितने तरह के होते हैं, देखिए हमारे एनसीईआरटी की हेडिंग क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसको कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट किसको कहते हैं बताइए, किसको कहते हैं भाई। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है जो हार्मफुल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं, दो ग्रुप में। कौन से दो ग्रुप में बताओ भाई, कौन बताएगा, एनीवन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एनीवन। सुमैया आजकल क्लास नहीं कर रही है, सुमैया आती है क्लास में, सुमैया आर यू हेयर, सुमैया दिख नहीं रही अभी, बता उसका। खदीजा, हाँ दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं खदीजा, आपने सिर्फ नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट, दो तरह का करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट एंड नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है ना। एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को हम लोग दो ग्रुप में, नाइट्रोजिनस वेस्ट का जिसमें नाइट्रोजन को एज ए कंपोनेंट हो, और नॉन नाइट्रोजिनस में जिसमें नाइट्रोजन एज ए कंपोनेंट नहीं हो, ठीक है। तो नाइट्रोजिनस वेस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट में आती है, बताइए आप लोग क्या आता है नाइट्रोजिनस वेस्ट में, क्या क्या आता है नाइट्रोजिनस वेस्ट में। नाइट्रोजिनस वेस्ट में कई सारी सब्सटेंसेज आती हैं, जैसे कि सबसे पहले अमाइनो एसिड इटसेल्फ इज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट, यस, अमाइनो एसिड भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है। एक्सेस अमाइनो एसिड इज हार्मफुल प्रोटीन। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, क्रिएटिन फॉस्फेट, ये सब क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है। ग्वानिन, ये सब नाइट्रोजिनस वेस्ट है। इनमें नाइट्रोजन एज ए कंपोनेंट रहता ही रहता है, समझ रहे हैं मेरी बात को, इसमें नाइट्रोजन एज ए कंपोनेंट रहता ही रहता है। अब नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या है हमारे बॉडी में, एक दो नाम बताइए तो नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट का, गिव मी द नेम ऑफ सम नॉन नाइट्रोजिनस वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, वेरी गुड। नहीं बेटा, सोडियम इज नॉट अ नाइट वेस्ट, दे आर द इलेक्ट्रोलाइट्स। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल सही आंसर है। और कोई, एनी मोर, बाइल पिगमेंट, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्टिन, बाइल सॉल्ट,
कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, लैक्टिक एसिड। स्वेट इज नॉट अ नाइट्रोजनस, स्वेट तो पूरा ठीक है ना, सब्सटेंस का नाम है। पूरे स्वेट तो एक मतलब पूरा एक ये उसके अंदर होता है क्या, यूरिक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ये सारी चीजें होगी ना, यूरिया होगा। समझ लेना बात को, स्वेट इज नॉट अ, समझ में आया ना बात। स्वेट के अंदर क्या होता है, एक्सिटरी सब्सटेंस होता है। स्वेट इटसेल्फ वाटर, यस वाटर इटसेल्फ इज अ नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट, एक्सेस वाटर, ये सारे नॉन नाइट्रोजनस वेस्ट में आते हैं। देखो अब कुछ टर्मिनोलॉजी को मैं समझाना चाहूंगा। आप लोग एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन में अक्सर कंफ्यूज कर जाते हो। किसमें, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में आप लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हो। डिजेशन में क्या लिखा है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, अरे सॉरी ये लिख दिया है अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट, ठीक है ठीक है। अब आप लोगों को एक और आता है इसमें, चाहो तो लिख लो, टमाओ, ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड कार्टिलेजिनस फिशेस करता है, चाहो तो लिख लो ट्राई मिथाइल अमाइन ऑक्साइड। आप लोगों को बड़ा हैरत हो रहा होगी, सर ने वाटर को भी लिखा है एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, यस वाटर इज आल्सो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ठीक है ना। अब आइए, हम लोग अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट को अनडाइजेस्टेड वेस्ट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट, ठीक है ना। अब आप लोगों में से कोई ये कंफ्यूजन, आप में से किसको किसको मालूम है डिफरेंस बिटवीन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, किसको किसको मालूम है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये दोनों में बहुत शार्प डिफरेंस है और बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक्सक्रीशन इज अ डिफरेंट थिंग, ऑस्मो रेगुलेशन इज अ डिफरेंट थिंग। सक्षम शर्मा को मालूम है, और किसको मालूम है, सिर्फ लीजिए एम एम, मालूम जिनको भी है वो एम एम लिख दें, सक्षम शर्मा को मालूम है। मुझे ये नहीं, मैं आपसे, आस्था को मालूम है, जिशान को मालूम है, खदीजा को मालूम है, ना ना खदीजा गलत है, खदीजा गलत आपने डेफिनेशन बताया है, ना नहीं नहीं नहीं, इट इज लॉजिकल प्रोसेस, ना बेटा ना ना मुन्ना ना। आप लोगों से इसका मतलब आप लोग जो है ना, अच्छा जिसको मालूम है थोड़ा सा डेफिनेशन लिखो, तो जिन लोगों ने भी डेफिनेशन लिखा है वो गलत ही लिखा है, जिन लोगों ने भी डेफिनेशन लिखा है वो गलत लिखा है, तो जिनको मालूम है, आप में से कौन एक दो लोग लिखा था, मेंटेनिंग वाटर कांस्टेंट, मेंटेनिंग ऑफ बॉडी, ना 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 बिल्कुल गलत लिखा है सबने, जिसने भी लिखा है सबने गलत लिखा है। जिशान साहब आप भी गलत लिखे हो, सबने जिसने भी डेफिनेशन लिखा है वो सबने गलत लिखा है। जो लोग लिखे हैं ना कि मालूम है, सक्षम आप आपने सबसे पहले लिखा था, आप बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। बताइए। अरे भाई मैं किस पे डिपेंड करता ये नहीं हूँ, अरे देखो यही होता है ना, तुम लोगों को मालूम है नहीं कहते हो मालूम है, सबने गलत लिखा है। भाई साहब बुसरा, आई व्हाट आर यू डूइंग ब्लंडर। मोहसिन कुछ हद तक सही है लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ हद तक मोहसिन आपका डेफिनेशन सही है। बुसरा यू आर डूइंग ब्लंडर, मेंटेनिंग फिक्स कंसंट्रेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज ऑस्मो रेगुलेशन। बुसरा यू आर डूइंग ब्लंडर, मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो चलो चलो अब मैं, अब और फर्दर तुम लोग कोई ब्लंडर करो आंसर दो, इससे पहले मैं ऑस्मो रेगुलेशन को बताता हूँ। नहीं पता है नहीं पता है नहीं पता है, तुम लोग सब गलत हो गलत हो गलत हो गलत हो गलत हो गलत हो गलत हो। अब सही सुनो सही सुनो सही सुनो सही सुनो, क्या होता है ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन तो समझ गए ना भाई, मेटाबोलाइट में कुछ यूजफुल मेटाबोलाइट है, कुछ हार्मफुल मेटाबोलाइट है, जो हार्मफुल मेटाबोलाइट है उसको निकाल दिया, उसको कहते हैं एक्सक्रीशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है,
बॉडी के अंदर वाटर और साल्ट के एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करना। क्या लिखा है आस्था, आपने क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, आपने क्या लिखा, मैं ध्यान नहीं दिया हूं। मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट्स in a specific range is known as osmoregulation. Maintenance of concrete ions and concrete ion क्या होता है? नहीं आज तक ठीक है कुछ हद तक, लेकिन ऑस्मोरेगुलेशन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है समझो। ऑस्मोरेगुलेशन मीन्स मेंटेनेंस ऑफ सॉल्ट ऑब्लिक सॉल्ट से अच्छा इलेक्ट्रोलाइट लिखो, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इन बॉडी। is known as osmoregulation. Maintenance of electrolyte and water in body oblique cell. भाई वाटर और इलेक्ट्रोलाइट, अरे अब तुम लोग अपना बकवास चुप करो प्रभांशु। बॉडी में हमारे इतना, बॉडी के सेल में या बॉडी में इतना सॉल्ट होना चाहिए, इतना वाटर होना चाहिए, उसको मेंटेन रखना जरूरी है। अब जैसे आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है, मान लिया आपको डायरिया हो गया, सपोज कीजिए डायरिया हो गया, बहुत पोटी कर लिया, अब जरूरत से ज्यादा बॉडी से वाटर लॉस हो गया, तो आपकी बॉडी का ऑस्मोरेगुलेशन बिगड़ जाता है क्योंकि वाटर की कमी हो गई। आप बहुत धूप में निकले, बहुत पसीना निकल गया, डिहाइड्रेशन हो गया, तो आपके बॉडी का ऑस्मोरेगुलेशन, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन ऑलमोस्ट हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। ऐसा क्यों पढ़ते हैं भाई? हम लोग ये दोनों चीज साथ साथ पढ़ेंगे, ऐसा क्यों करते हैं? एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड, कौन सा? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, और मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर इन बॉडी सेल इज नोन एज ऑस्मोरेगुलेशन। तो साथ क्यों पढ़ते हैं? किसी को कोई आइडिया है? कौन बताएंगे? एनी आइडिया? देखो मैं चाहता हूं कि तुम लोग कुछ सोचा करो, सीधे मत पढ़ा करो। यू मस्ट स्टडी। देखो मेरी एक स्टूडेंट है, पता नहीं उसका भाई भी हमारे तुम्हारे में अब्दुल समद है, पता नहीं आजकल क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब्दुल समद तुम क्लास कर रहे हो? नहीं अब्दुल समद, अब्दुल समद क्लास कर रहा है? अब्दुल समद क्लास कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो आजकल क्लास करता है? अरे क्या बेहतरीन बेहतरीन आंसर तुम लोग दे रहे हो। खैर मैं खदीजा तुम्हारे आंसर से काफी इंप्रेस हुआ हूँ, हालांकि आंसर ही, अच्छा कोई बात नहीं खदीजा, मैं तुम्हारे आंसर तो सही नहीं है लेकिन इंप्रेसिव आंसर है, मतलब सोचने का तुम्हारा अंदाज सही है, अंदाज सोचने का अंदाज काफी इंप्रेसिव है, लेकिन आंसर गलत है। देखो उसकी वजह ये होती है ना कि, अच्छा चलो कोई नहीं, एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन बॉडी। अब होता क्या है, जो ऑर्गन एक्सक्रीशन कराता है वही ऑर्गन हमारे बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करता है। जो ऑर्गन क्या कराता है? एक्सक्रीशन कराता है, वही ऑर्गन हमारे बॉडी में ऑस्मोरेगुलेशन कराता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी वजह से हम लोग दोनों साथ साथ पढ़ते हैं। जितने भी ऑर्गन, अब देखो प्लेटिहेल्मिन्थ में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक मिनट था तो अब ये, अब हम लोग बात करें पॉरीफेरा में, तो पॉरीफेरा में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? नहीं, पॉरीफेरा में कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है नहीं। अब हम लोग डिफरेंट किंगडम का नाम, मैं चलो उतरो नीचे, उतरो छोटा हो जाएगा इसको, डिफरेंट फाइलम का नाम लिख रहा हूँ। पॉरीफेरा में ये बताओ कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सिलेंट्रेटा में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है स्पेशलाइज? तो नहीं है कोई सा भी। टीनोफोरा में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? तो कोई नहीं है। प्लेटिहेल्मिन्थ में कौन सा है बताइए? हाँ यहाँ हल्ला मत कीजिए, जाइए आप लोग बाहर। तो फ्लेम सेल, या इसका दूसरा नाम, फ्लेम सेल का दूसरा नाम क्या होता है? सोलेनोसाइट्स।
या प्रोटोनेफ्रीडिया। आपके नॉलेज के लिए बता दूं, फ्लेम सेल आल्सो फाउंड इन सम एनिलिड्स, रोटिफर्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, इन सब में भी फ्लेम सेल्स होते हैं। साकिर गो आउट, समर गो आउट, गो आउट। प्लेटी एलिमेंट्स के बाद एसके एलिमेंट्स में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, बताइए जल्दी से। बताइए एसके एलिमेंट्स में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। सॉरी, रोटीफर हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे रोटीफर की जगह एम्फीऑक्सस लिखना है, मैं ध्यान से बात निकल गई थी, एम्फीऑक्सस, रोटीफर में नहीं। देखो एसके एलिमेंट्स में रीनेट सेल मत लिखना, ट्यूबुलर सिस्टम, ट्यूबुलर सिस्टम, इसमें एक मेंबर होता है एस्केरिस लिम्ब्रिक्वाइट, उसके अंदर होता है कौन सा, रीनेट सेल्स, ये भी ट्यूबुलर सिस्टम ही है। तो एसके एलिमेंट्स में ट्यूबुलर सिस्टम के जरिए होता है, और ये ट्यूबुलर सिस्टम ही एच शेप जब हो जाता है तो उसको हम कहते हैं रीनेट सेल्स, एसके एलिमेंट्स। एनिलिडा में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बताइए एनिलिडा में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन। देखो एनिलिडा में मोस्टली नेफ्रीडिया, लेकिन फ्यू एनिलिडा आल्सो शो, बोलो फ्यू एनिलिडा आल्सो शो, ये एनसीईआरटी में भी है, आल्सो शो फ्लेम सेल और प्रोटोनेफ्रीडिया। अभी आप लोगों को हम ये बात समझ में आई, तो आपसे पूछा है कि एनिलिडा एक्सक्रीट थ्रू और रहे नेफ्रीडिया एंड प्रोटोनेफ्रीडिया और थर्ड ऑप्शन है बोथ, तो क्या कहोगे, क्या कहोगे बोलो। हाँ, और चूंकि ये एनसीईआरटी की बात है, कोई मेरी बात नहीं है, ये एनसीईआरटी की भी बात है, तो आप बोथ कहोगे। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, आर्थ्रोपोडा में डिपेंड अपॉन हैबिटेट, सुनो सुनो, डिपेंड अपॉन हैबिटेट अलग अलग तरह का एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जैसे कि मोस्ट कॉमनली इंसेक्टा में, सेंटीपीडा में, मिलीपीडा में मालपिगियन ट्यूबुल्स, कौन सा ट्यूबुल्स, मालपिगियन ट्यूबुल्स। इसके अलावा और कौन सा होता है बताइए, याद है आप लोग को, भूल गए जिन्होंने किंगडम एनिमलिया पढ़ रखा है, कॉक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड और एंटीनरी ग्लैंड। तो ये तीन तरह के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं आर्थ्रोपोडा। मोलस्का में क्या होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो ऑर्गन ऑफ बोजानस, केवर्स ऑर्गन, और लास्ट में एक और कौन सा, बताइए, गिल। गिल इसमें एक्सक्रीशन भी करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है, एक्सक्रीशन भी करता है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। अब एकाइनोडर्माटा में कौन सा एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, जो बता देगा उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मसीह मसीदी ने मेरे इनाम घोषित करने से पहले ही आंसर दे दिया, इसलिए कोई इनाम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। हाँ, नो। हेमिकॉर्डेटा में क्या होता है, आप सबको मालूम है, बोलिए जल्दी से। प्रोबॉसिस ग्लैंड, उसके बाद ये कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा में मोस्टली किडनी होता है, अभी कर रहा हूँ, मोस्टली क्या होता है बेटा, किडनी होता है। उसके अलावा कुछ कॉर्डेटा में, जैसे कि सिफेलोकॉर्डेटा में क्या होता है, किडनी, किडनी मतलब मेटानेफ्रिक
मेटानेफ्रीडिया। अब अभी आपको हम इसका कंसेप्ट भी समझाएंगे कि मेटानेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, मेसोनेफ्रीडिया क्या मतलब है। मेटानेफ्रीडिया कहना ठीक नहीं रहेगा, सॉरी, आप किडनी कहिए, मोस्टली किडनी। हालांकि स्फेलोकोडेटा में क्या होता है, मेटानेफ्रिक अभी मैं बताऊंगा, प्रोटोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक का कंसेप्ट समझाऊंगा। अभी पहले ये लिख लो, लिख लो, ये लिख लिया, लिख लो पहले। हो गया, सबने लिख लिया, लिख लिया भाई, लिख लिया रे, बोलो ना यस या नो। चलो ठीक है। अब देखो एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, जो ये आप एकदम गांठ से बात लेना, मैं इसको हाईलाइट करके कर लिख रहा हूँ। वेरियस बोनीफिसेस, बहुत सारे बोनीफिसेस, वेरियस एक्वेटिक एम्फीबियन। अब आपके सामने एम्फीबियन आ गया, एक्वेटिक एम्फीबियन, एंड वेरियस का एक्वेटिक एम्फीबियन इन जनरल, एक्वेटिक एम्फीबियन ही कुछ है, एक्वेटिक एम्फीबियन, एंड एक्वेटिक इंसेक्ट। अब आपके सामने एक नया टर्म आ रहा हो, एक्वेटिक इंसेक्ट, एक्वेटिक एम्फीबियन। ये सब ज्यादातर अमोनिया एक्सक्रीट करता है। और अमोनिया को कैसे एक्सक्रीट करता है, अमोनिया एक्सक्रीट करता है। और अमोनिया को एक्सक्रीट कैसे करता है, तो गिल के थ्रू, कैसे करता है, या बॉडी सरफेस के थ्रू। अब कहोगे देखो ये मैंने कोऑर्डिनेटा के बाद लिखा है, क्योंकि इसमें एम्फीबियन और बोनीफिस दोनों तो कोऑर्डिनेटा ही ना है, दोनों तो कोऑर्डिनेटा ही ना है। और इसके अलावा एक्वेटिक इंसेक्ट अट्रोपोडा है। अब यहाँ पे दो चीजें आपके, ये बात समझ में आई, आपको ये रटना पड़ेगा कि बोनीफिसेस, ज्यादातर बहुत सारे बोनीफिसेस, उसमें किडनी तो है, लेकिन वो किडनी का इस्तेमाल नहीं करता है एक्सक्रीशन के लिए, वो गिल का इस्तेमाल करता है। किसका इस्तेमाल करता है, गिल का इस्तेमाल करता है एक्सक्रीशन के लिए। आपसे पूछा जाए कि बोनीफिसेस जिसको ऑस्टिस्टाइस कहते हैं, वो एक्सक्रीशन मेनली किडनी से करता है या गिल से करता है, बताइए, बोलिए। अरे बोलो ना रे, क्या नहीं बोलते हो, बोलो, क्या चुप्पी मारे रहते हो। हाँ, आपसे पूछ दिया जाए। अब एम्फीबियन देखो, आपको मालूम है कंसेप्ट ऑफ एक्वेटिक एम्फीबियन, आपको मालूम है मैं कार्टिलेजिनस फिश की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो स्पाइसेस दो तरह के होते हैं, आप लोगों ने जो किंगडम एनिमलिया पढ़ेंगे उनको मालूम है, बोनी फिशेस, cartilaginous fishes. I am not talking about the cartilaginous fishes. I am talking about the bony fishes. अब आप लोग को एक्वेटिक एम्फीबियन और एक्वेटिक इंसेक्ट का कंसेप्ट मालूम है, किसी को मालूम है, एनीवन? देखो एम्फीबियन क्या होता है ना, सुन लो, एम्फीबियन क्या होता है, तो एम्फीबियन होता है दो तरह का, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में है। एक नो बॉडी सरफेस, नो एक्सक्रीटरी ऑर्गन बॉडी सरफेस से, उसी तरह से इन सब में नो बॉडी सरफेस, ठीक है। एम्फीबियन दो तरह के होते हैं, कृति समझ रहे हो, बता कौन कौन से, तो टेरेस्टेरियल एम्फीबियन, और दूसरा एक्वेटिक एम्फीबियन।
टेरेस्टेरियल एम्फीबियन, एक्वेटिक एम्फीबियन, ठीक है ना। टेरेस्टेरियल का मतलब क्या होता है, एम्फीबियन तो पानी और जमीन दोनों में रहते हैं, लेकिन फिर टेरेस्टेरियल और एक्वेटिक का मतलब क्या है, तो देखो टेरेस्टेरियल का मतलब होता है ऐसा एम्फीबियन जो ज्यादातर टाइम जमीन पे रहे लेकिन पानी में जाए सिर्फ रिप्रोडक्शन करने के लिए, उसको हम कहते हैं टेरेस्टेरियल एम्फीबियन। और ऐसा एम्फीबियन जो ज्यादातर पानी में रहे, जमीन पे कभी कभी आए खाना वाना की तलाश में, उसको हम क्या कहते हैं, एक्वेटिक एम्फीबियन। तो समझ में आया, हैव यू गॉट द पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन टेरेस्टेरियल एंड एक्वेटिक। अब टेरेस्टेरियल एम्फीबियन अलग चीज एक्सक्रीट करता है, एक्वेटिक एम्फीबियन अलग चीज एक्सक्रीट करता है, वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी तरह से सेम कंसेप्ट है एक्वेटिक इंसेक्ट का। एक्वेटिक इंसेक्ट, इंसेक्ट जो कि पानी में रहे। इंसेक्ट दो तरह के होते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट आर टेरेस्टेरियल, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स आर टेरेस्टेरियल। अब ये बताओ टेरेस्टेरियल इंसेक्ट क्या एक्सक्रीट करता है और एक्वेटिक इंसेक्ट क्या एक्सक्रीट करता है। तो टेरेस्टेरियल इंसेक्ट जो होता है ना, वो एक्सक्रीट करता है, बोलिए क्या एक्सक्रीट करता है, यूरिक एसिड। और जो एक्वेटिक इंसेक्ट है वो क्या एक्सक्रीट करता है, बोलिए अमोनिया। उसी तरह से टेरेस्टेरियल एम्फीबियन क्या एक्सक्रीट करता है, बताइए। यूरिया, यूरिक एसिड क्या करता है, अमोनिया क्या करता है। टेरेस्टेरियल एम्फीबियन क्या करता है, यूरिया। और एक्वेटिक एम्फीबियन क्या करता है, अमोनिया। अच्छा, एम्फीबियन में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और इसके लार्वा को हम क्या कहते हैं, टैडपोल और एक्सोलोटल लार्वा। एम्फीबियन के लार्वा को हम क्या कहते हैं, टैडपोल या एक्सोलोटल। दो दो, किसी में टैडपोल कहते हैं, किसी में एक्सोलोटल कहते हैं, टैडपोल और एक्सोलोटल लार्वा। तो लार्वल फॉर्म में क्या एक्सक्रीट करता है, बताइए। एम्फीबियन इन लार्वल फॉर्म व्हाट दे एक्सक्रीट, इन लार्वल फॉर्म दे एक्सक्रीट अमोनिया। अब इसमें से जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है ना, सब के सब, इसमें जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है ना, ऑलमोस्ट सब के सब एक्सक्रीशन में तो पार्टिसिपेट करते ही करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन में। बल्कि इसमें से कुछ जैसे कि फ्लेम सेल जो है ना, प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल नॉट फॉर एक्सक्रीशन बट प्राइमरली रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है लेकिन ये मेनली किसमें कर रहा है, ऑस्मो। तो इसमें जितने भी एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है ना, दे बोथ हेल्प इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन। मेरी बात समझ रहे हो बेटा आप लोग, इसीलिए हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। अब आई, अब आपके सामने एक मैं कुछ बात करना चाहूंगा, बल्कि ये बताइए, आप लोगों ने सुना है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इसमें सबसे टॉक्स, अच्छा उसको बाद में बात करेंगे। ये बताओ इन तीनों में सबसे टॉक्सिक कौन होता है, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया में सबसे टॉक्सिक कौन सा होता है, मोस्ट टॉक्सिक। अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में मोस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है, तो अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक। और लीस्ट टॉक्सिक कौन सा होता है, यूरिया, देन एंड यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक। ये तीन चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट। अब आप अमोनिया जो होता है ना, इसके एक्सक्रीशन के लिए बहुत सारा पानी का जरूरत होता है। मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, मैक्सिमम वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन ऑफ, मैक्सिमम वाटर required for excretion of ammonia। इसीलिए जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, नॉट ऑलवेज बट मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म व्हाट एक्सक्रीट, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म
एक्सक्रीट अमोनिया, नॉट ऑल। और जो ऑर्गेनिज्म को पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है, लीस्ट होती है, वो क्या है, मोस्टली एक्सक्रीट करते हैं यूरिक एसिड। और जिनको मॉडरेट क्वांटिटी में पानी की ये होती है, वो क्या, यूरिया। एक तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसके अलावा अमाइनो एसिड और गुआनिन, ये दोनों भी होता है। तो गुआनिन जो होता है ना, कुछ स्पाइडर्स, अब हम एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, चीफ एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, और उसका एक बात मैं बताना चाहूंगा। एक टेबल मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ आपके लिए, वही अच्छा रहेगा। इस टेबल को मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोग दिमाग में रखना। देखो, ये चीफ नाइट्रोजिनस वेस्ट सब है ये सब। अब देखो, जो अमोनिया एक्सक्रीट करता है उस एनिमल को हम क्या कहते हैं, अमोनोतेलिक। जो यूरिया करता है उसको कहते हैं यूरियोतेलिक। जो यूरिक एसिड करता है उसको यूरिकोतेलिक। जो अमाइनो एसिड करता है उसको अमाइनोतेलिक। जो ग्वानिन करता है उसको ग्वानोतेलिक। ये आप सबको मालूम। अब देखिए, अमोनिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, यूरिया वाले लैंड में और सी में, यूरिक एसिड वाले हमेशा हमेशा लैंड पे ही रहेंगे। अब ये बता क्यों रहा हूं, अमाइनो एसिड वाले वाटर में और गुआनिन वाले लैंड में। अब ये बात लैंड और वाटर का से रिलेटेड क्यों हमने बताया अभी, अरे है तो लिखा हुआ है, स्पाइडर और स्कॉर्पियो पहले ही परेशान हो जाते हो। ये बात हमने क्यों बताया लैंड वाटर का, क्योंकि इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में एक बात है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करेगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या एक्सक्रीट करेगा, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है, बताओ। हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दोनों पे, दो चीज पे डिपेंड करता है। विच ऑर्गेनिज्म का एक्सक्रीशन जो है ना, वो दो चीज पे डिपेंड करता है, हैबिटेट प्लस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक्सक्रीशन के लिए भी ये चीज रिस्पॉन्सिबल है, और ये ब्रीडिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है कि कौन कैसे ब्रीडिंग करेगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करेगा। हाँ बिल्कुल सही, याद आया, आप लोगों ने सही पकड़ा। तो एक्सक्रीशन एज वेल एज ब्रीडिंग के लिए, दोनों के लिए हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों इंपॉर्टेंट है, और इसी पे डिपेंड करता है। समझ में आया बात ना। अब देखिए, अमोनिया कौन कौन से ऑर्गेनिज्म करते हैं एक्सक्रीट, तो यहाँ पे सीधे लिख दिया, मैरीन एंड फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स। आप लोग, हमने पहले ही बता रखा है कि अमोनिया कौन कौन, यहाँ पे लिख दिया है ना, ये सब तो लिख दिया है ना, नहीं लिखा है, ओहो लिखना पड़ेगा। देखो, मैरीन एंड फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या हुआ, वही पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, तीनोफोरा, स्केलमिन्स, ये सब। देखो, सॉरी फॉर दैट, वर्टिब्रेट को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इनवर्टिब्रेट, सॉरी वर्टिब्रेट कर रहे हैं, अरे यार, कॉर्डेटा को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट में कौन से आते हैं, इनवर्टिब्रेट में कौन से आते हैं बताइए, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये दोनों आते हैं। तो ये दोनों क्या एक्सक्रीट करेंगे, और वर्टिब्रेट में क्या आते हैं, तो आप लोगों को याद होगा साइक्लोस्टोमाटा, मैं सिर्फ क्लास लिख रहा हूं, क्लास, क्लास ऑस्टिस्टाइस, क्लास कॉन्ड्रिस्टाइस, हाँ बोलिए, जय सुजय, क्लास सबको मालूम है, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स।
तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो क्या एक्सीड करेंगे, अमोनिया। अब वर्टिब्रेट के बारे में क्या आपका कहना है कि वर्टिब्रेट क्या एक्सीड करेंगे, बोलिए वर्टिब्रेट जो है क्या एक्सीड करेंगे, मुझे ये बताइए वर्टिब्रेट क्या एक्सीड करते हैं। तो फिर डिपेंड करता है कि सुनो, डिपेंड करता है कि उसका हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि साइक्लोस्टोमाटा है, बोनी फिश है, तो ये दोनों क्या एक्सीड करता है, ये दोनों एक्सीड करता है अमोनिया। लेकिन अगर बात करो बोनी फिश मतलब वही ऑस्टिस्टाइच, अगर बात करो कॉन्ड्रिस्टाइच की तो ये क्या एक्सीड करता है बताओ, कॉन्ड्रिस्टाइच क्या एक्सीड करता है, यूरिया, नॉट अमोनिया। पानी में रहता है फिर भी ये यूरिया एक्सीड करता है। अब बात करो एम्फीबियन की, तो एम्फीबियन में आपने को अभी हमने बताया टेरेस्टेरियल, एक्वेटिक एंड लार्वल। तो आपको डिपेंड करता है कि ये लार्वल है, टेरेस्टेरियल है, लार्वल है, एक्वेटिक है और टेरेस्टेरियल। लार्वल एक्वेटिक है तो क्या एक्सीड करेगा बोलिए, अमोनिया। और टेरेस्टेरियल है तो मेनली क्या एक्सीड करेगा, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया। उसके बाद रेप्टाइल्स के बारे में आपका क्या कहना है, रेप्टाइल्स के बारे में आपका क्या कहना है। रेप्टाइल्स मेनली यूरिक एसिड, लेकिन कुछ रेप्टाइल जो होता है ना गुआनिन भी करता है यूरिक एसिड, एव्स भी यूरिक एसिड। और मैमल्स में देखो, मैमल्स में मेनली यूरिया होता है, लेकिन मैमल्स का एक इंफ्रा क्लास होता है प्रोटोथेरिया। देखो दो तरह का था ये मैमल्स, दो तरह के इंफ्रा क्लास होते हैं, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया। तो थेरिया तो हमेशा करेगा, जो अभी के दौर में जो डोमिनेट कर रहा है वो है थेरिया, प्लासेंटल मैमल। तो प्लासेंटल मैमल क्या करता है, यूरिया, लेकिन प्रोटोथेरिया क्या करता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा है ना, मैरीन एंड फ्रेश वाटर इनवर्टिब्रेट, तो ये बात तो समझ में आ गया ना। स्पॉन्जेस, एम्फीबियन लार्वा, इंसेक्ट, बोनीफिशेस, कौन से इंसेक्ट, एक्वेटिक इंसेक्ट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये एक्वेटिक छोड़ दिया है, यहाँ पे आपको एक्वेटिक इंसेक्ट, ये नहीं कि सब। बोनीफिशेस, क्रोकोडाइल, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल डिस्पाइट द रेप्टाइल्स, बेटा किंगडम एनिमलिया पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, प्रोटोथेरिया, थेरिया। अब ये समझ लो उसका एक तरह का क्लासिफिकेशन है, मैमल्स के क्लास है, मैमल्स के दो इंफ्रा क्लास हैं, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया। जैसे कि आपने सुना होगा ना डक बाइल प्लेटिपस, ठीक है ना, तो वो प्रोटोथेरिया में आता है, ठीक है। क्रोकोडाइल डिस्पाइट द रेप्टाइल्स इट एक्सक्रीट अमोनिया मेनली, ये याद रखिएगा, क्रोकोडाइल डिस्पाइट द रेप्टाइल्स इट एक्सक्रीट मेनली अमोनिया, ठीक है। अब आई यूरिया, तो एडल्ट एम्फीबियन, आप सबको मालूम है एडल्ट एम्फीबियन। मैमल्स, सारे मैमल्स ऑलमोस्ट कार्टिलेजिनस स्पीशीज, ठीक है ना। अब आइए यूरिक एसिड, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, कौन से इंसेक्ट, टेरेस्टेरियल इंसेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, टेरेस्टेरियल। एंड गैस्ट्रोपोड्स, गैस्ट्रोपोड्स का मतलब क्या है, ये एक मोलस्क है। मोलस्क के कई सारे क्लास होते हैं, तो एक क्लास देखो मोलस्का मेनली क्या एक्सक्रीट करता है, मोलस्का का हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अमोनिया लिखा होगा, देखो कहीं लिखा होगा मोलस्का, अरे नहीं लिखा है, अच्छा मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो जो यहाँ पे बनाया है ना, मैं लिख देता हूँ कौन क्या एक्सक्रीट करता है। देखो ये सब बिना कोई एक्सेप्शन के, ये सारे अप टू हियर क्या एक्सक्रीट करता है, अमोनिया। एनविदा में मैं स्टार लगाता हूँ और इसमें भी लिखता हूँ अमोनिया, एनविदा में मैंने स्टार लगाया और इसमें भी लिखा हमने अमोनिया। तो ऑलमोस्ट आपने देखा अमोनिया। अर्थ्रोपोडा में क्या एक्सक्रीट होता है, तो अर्थ्रोपोडा में डिपेंड करता है कि कंडीशन पे ये अमोनिया भी कर सकता है, एक्वेटिक है तो, और यूरिक एसिड भी कर सकता है, टेरेस्टेरियल है, ठीक है। मोलस्का मोस्टली अमोनिया, मोस्टली अमोनिया, समझ में आया बात। एकाइनोडर्माटा अमोनिया, हेमिकॉर्डेटा अमोनिया। तो आप देख रहे हो कि जितने भी नॉन कॉर्डेट्स है वो ज्यादातर क्या कर रहे हैं, क्या कहते हैं, एसके, अच्छा एसके हेल्मिस में भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, इन दोनों में मैंने स्टार लगाया, क्यों लगाया स्टार ये बताओ, किसी को आइडिया है। देखो हमने क्या कहा, मोलस्का मोस्टली अमोनिया,
लेकिन कुछ मोलस्का जैसे कि आपको बताया ना गैस्ट्रोपोड्स, कौन से मोलस्का दिया, यही बाहर हंगामा, जैसे कि ये गैस्ट्रोपोड मोलस्का है जिसमें आता है पीला स्नेल, स्नेल का नाम सुना होगा ना, स्नेल, वो क्या एक्सीड करता है, वो यूरिक एसिड एक्सीड करता है। जैसे कि आपने स्नेल का नाम तो सुना होगा ना, गैस्ट्रोपोड्स में आता है, वो क्या एक्सीड करता है, यूरिक एसिड। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। लेकिन ज्यादातर मोलस्का क्या एक्सीड करेगा, अमाइनो एसिड, अमोनिया या अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड या अमोनिया, अमोनिया सॉरी अमोनिया, ज्यादातर मोलस्का इसमें हालांकि लिखा है। और कुछ ज्यादातर मोलस्का क्या करें, मोस्ट मोलस्क मैं लिख देता हूँ, कहाँ पे है, मैंने लिखा है, हाँ मोस्टली, ठीक है ना। फ्यू मैं यहीं पे लिख देता हूँ, फ्यू मोलस्क एक्सक्रीट यूरिक एसिड जैसे कि स्नेल, एंड फ्यू ऑल्सो एक्सक्रीट अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब आ जाओ, अमाइनो एसिड सम मोलस्का जैसे कि यूनियो, लिम्निया, सम एकाइनोडर्म, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। गुआनिन कौन एक्सीड करता है, तो आपको ये नाम याद रखना कि स्पाइडर एंड स्कॉर्पियन, ये इंसेक्ट है, गुआनिन सॉरी ये अर्थ्रोपोडा है, स्पाइडर और स्कॉर्पियन क्या है, अर्थ्रोपोडा है। लेकिन ये क्या एक्सीड करता है, गुआनिन। गुआनिन क्या है, तो इस प्रकार आप लोगों बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है ना, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, याद है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है रे, वही गुआनिन है, ठीक है ना। अब आपको इसका एडवांटेज क्या है, तो अमोनिया जो एक्सक्रीट करता है, तो अमोनिया को एक्सक्रीट करने में एनर्जी बहुत कम खर्च होता है, उससे ज्यादा खर्च यूरिया को करने में होता है, उससे और ज्यादा खर्च यूरिक एसिड को, और मैक्सिमम एनर्जी खर्च होता है ग्वानिन को एक्सक्रीट करने में। मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है, तो इसमें मोस्ट टॉक्सिक जो है अमोनिया है, लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, तो गुआनिन है। समझ में आया बात ना, ये बात आपको याद रखना है, पूछा जाता है मोस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक, इन तीनों में पूछा जाए तो मोस्ट टॉक्सिक कौन सा है, लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है, ठीक है ना। मैक्सिमम एनर्जी किसमें लगेगा, अमोनोतेलिक को अपने एक्सक्रीशन में या यूरिकोतेलिक को, बताओ ज्यादा एनर्जी का खर्च किसमें होगा, अमोनोतेलिक को या यूरिकोतेलिक को, ज्यादा एनर्जी खर्च किसको करना पड़ेगा, अमोनोतेलिक को एक्सक्रीशन के लिए या यूरिकोतेलिक को। अबे अबू साले सुने नहीं, मैंने क्या कहा, अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए बहुत कम एनर्जी की जरूरत होती है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ आते जाओगे एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगा, तो ज्यादा ज्यादा एनर्जी की जरूरत किसको, किसके एक्सक्रीशन में, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन में या अमोनिया के एक्सक्रीशन में, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आइए एनसीईआरटी के बुक में ये इंट्रोडक्टरी बात है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मैं वो बताऊंगा, क्या बताऊंगा, प्रोटोनेफ्रिडिया, मीसोनेफ्रिडिया और मेटानेफ्रिडिया कंसेप्ट। अभी मैं एनसीईआरटी को बात को पढ़ता हूँ, बेटा नीचे बैठो, क्लास लेने दिक्कत है, नीचे बैठिए। मैं एक दिन में अपने बेटा से तुम लोगों का क्लास दिलवाऊंगा, करोगे क्लास मेरे बेटा का, बोलो, पढ़ाओ, क्या पढ़ाओगे, बोलो पढ़ाओ। मैं पढ़ाता हूँ तो बड़ा मजे से आगे बैठ के सुनता है, क्या पढ़ाओगे, बोलो समर, बोलिए समर, क्या पढ़ाइएगा, बच्चे पूछ रहे हैं, समर सर, बच्चे पूछ रहे हैं क्या पढ़ाइएगा, बोलिए, बोलिए कुछ बोलिए, बताइए बच्चों को, एबीसीडी सुना दीजिए, एबीसीडी सुना दीजिए। हाँ हाँ, देखिए देखिए, आपको बच्चे बोलना है कि पढ़ाइए समर सर, समर सर पढ़ाइए आप, बोलिए समर सर, बोलिए बच्चों को, हेलो बच्चों, बोलिए, बोलिए, तब अब शर्मा क्यों रहे हैं, बड़ा तंग करता है यार, पढ़ाने नहीं देता, बीच बीच में आके डिस्टर्ब करता रहता है, बोलिए, अब शर्मा क्यों रहे हैं बच्चे, नहीं बच्चे, आप देखिए बच्चे, आप बताएं कि समर सर को तो कुछ आता ही नहीं है, समर सर को तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है ना। हाँ, एक पोएम सुनाइए समर सर, बच्चे बोल रहे हैं कि समर सर एक पोएम सुनाइए, सुना दीजिए, कुछ भी सुना दीजिए, आपको जो मन में है बोलिए, खाली हंस रहे, सुनाइए, ना सुनाएंगे ना पढ़ाएंगे, ये आपके सर मिले सर हैं, आती उतरिए, चॉकलेट देंगी बुसरा, बुसरा आप चॉकलेट देंगी, बोलिए, सही है, कुछ सुना दीजिए, चलिए तो उतरिए, हमको पढ़ा दीजिए, इनको नहीं चाहिए चॉकलेट, लगता है आप मुझे पढ़ा दीजिए। अच्छा देखिए,
एनिमल्स अकुमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। देखो यहाँ पे हमने कहा था ना वाटर इज आल्सो एक्सिट। पानी जो है ना, पानी जो है ना हमारे लिए यूजफुल है तो हार्मफुल भी है, एक्सेस वाटर नहीं होना चाहिए। तो अब एनिमल अकुमुलेट अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड आयन लाइक सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा आइदर बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटी और आइदर बाय अदर मींस लाइक एक्सेस इंजेक्शन। या तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के जरिए, अब पानी खूब पीते जा रहे हो तो वो खूब पानी जमा नहीं होना चाहिए बल्कि वो निकलना चाहिए, और निकलता है तो वही हम क्या होता है, एसिटी होता है। दीज सब्सटेंसेस हैव टू बी रिमूव टोटली। अब देखो पानी पूरा निकालोगे तो नुकसान होगा, तो या तो रिमूव टोटली, जैसे कि हमारे बॉडी में यूरिया जो होता है ऑलमोस्ट हम लोग पूरा निकाल लेते हैं, थोड़ा बहुत रहता है। अमोनिया पूरा निकाल लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पूरा नहीं निकालते हैं, या पार्शियली। एक एक लाइन को समझना होता है। इन दिस चैप्टर यू लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दिस विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन कॉमन नाइट्रोजनस वेस्ट। मतलब हम लोग मिली अमोनिया, यूरिया एंड द मेजर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटेड बाय द एनिमल। अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक form and require large amount of water for its elimination, whereas uric acid being the least toxic can be removed with minimum loss of water. The process of excreting ammonia is ammonotelic. Many bony fishes, aquatic amphibian and aquatic insects are ammonotelic in nature. हमने बताया ना मेनी बोनी फिशेस। अमोनिया एज लिटरली सॉल्युबल। देखो आपसे पूछा जाए कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में मोस्ट सॉल्युबल कौन सा है, आपसे पूछा जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में मोस्ट सॉल्युबल वाटर में ज्यादा सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन है, बोलो। अमोनिया, इन तीनों में पूछता जाता है। यूरिया, मैं एक चीज ये ध्यान रखना, और यूरिक एसिड। आपसे कहा जाए डिक्रीज इन टॉक्सिसिटी, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। समझ रहे बात को? देखो मेरे दो साइड में दो मेरे लाल बैठे हुए, मैं कैसे दब के पढ़ा रहा हूँ। डिक्रीज इन टॉक्सिसिटी, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी। समझ रहे हो बात को? तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं किया? किसने किसने नहीं किया ईमानदारी से बताओ। बल्ले बल्ले बायोलॉजी को डिसलाइक करना चाहिए। देखो मेरा बेटा बोल रहा है कि डिसलाइक करना चाहिए। क्यों डिसलाइक करना चाहिए? किसने किसने नहीं किया? क्यों नहीं किया तब? चलो जल्दी जल्दी सब करो। कौन सा? बल्ले बल्ले बायोलॉजी। कोई भूलना नहीं जाए, सबको करना है। मेरे चैनल को लाइक सबको करना है। बल्ले बल्ले बायोलॉजी, मैं नाम लिख दे रहा हूं। समझ रहे बात को? अबे मैंने लिंक भेज दिया था, प्रताप तुम अभी मुझे व्हाट्सअप करना, मैं लिंक भेज दूंगा। मैं मेरे स्टेटस पे भी लगा रहता है अक्सर। तो आपको याद रखना है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड में डिक्रीज इन टॉक्सिसिटी होता है। अब सुन लीजिए नेक्स्ट बात। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज मेनी बॉडी फिशेज, एक्वेटिक इंसेक्ट्स आर इन नेचर। अमोनिया इज लिटरली सॉल्युबल, जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस। हमने क्या कहा? बॉडी सरफेस से भी एक्सक्रीट होता है, और थ्रू गिल इन एज ए अमोनियम आयन। अमोनिया जो है ना हमेशा एक्सक्रीट होगा नॉट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया बट इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम आयन। NH3 के फॉर्म में नहीं एक्सक्रीट होता है, बल्कि NH4+ में चेंज होकर NH4+ अमोनियम क्लोराइड के फॉर्म में एक्सक्रीट होता है। किस फॉर्म में एक्सक्रीट होता है? अमोनियम क्लोराइड। द किडनी डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रिमूवल। टेरेस्ट्रियल एडाप्टेशन necessitate the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea for conservation of water. Mammals, many terrestrial amphibians, mammals and marine fishes mainly excrete urea. Marine fishes किसको कहते हैं? Marine fishes किसको कहते हैं बताओ? Marine fishes किसको कहते हैं? Chondrichthyes को। ऐसा नहीं कि समुद्र में ऑस्ट्रिचथाइस नहीं होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस भी होता है समुद्र में, और बोनी फिशेस भी होता है, लेकिन जब टर्म मेराइन फिशेस आए ना, इसका मतलब है यहाँ पे कॉन्ड्रिचथाइस। यूरिया एंड कॉल यूरियोटेलिक। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द। अब देखो हम लोगों के बॉडी में, हम लोग ये पढ़ेंगे आगे, हम लोगों के बॉडी में
अमोनिया कैसे यूरिया में चेंज होता है, यूरिया साइकिल पढ़ेंगे, ठीक है ना, ये उसी के बारे में समझ में आने, तो ये आगे हम लोग पढ़ेंगे पूरा यूरिया साइकिल। अमोनिया प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन द लीवर ऑफ दीज एनिमल्स, रिलीज्ड इनटू द ब्लड व्हिच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनी। Some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity। अब देखो ये बात आगे आपको समझ में आएगा, जैसे कि सार्क आपने सुना है ना, कॉन्डिस्थाइस, तो कॉन्डिस्थाइस के बॉडी में क्या होता है, यूरिया जमा रहता है, क्या जमा रहता है, यूरिया जमा होता है, और वो जमा यूरिया, अभी मोटा मोटी समझो, जैसे मान लिया मैं एक कॉन्डिस्थाइस हूँ, मैं सार्क हूँ, और मेरे बॉडी में समुद्र का पानी का ऑस्मोलारिटी कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, ये बताओ, समुद्र के पानी का ऑस्मोलारिटी कम होगा या बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो उस लेवल का ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने के लिए हम अपने बॉडी में, मतलब अगर मैं समुद्री एनिमल हूं तो बहुत सारा यूरिया को जमा कर रखते हैं, तो इसीलिए जितना भी कॉन्डिस्थाइस है ना, और मोस्ट ऑफ द मतलब मेराइन एनिमल्स जो होते हैं ना, वो अपने बॉडी में यूरिया को बहुत सारा जमा कर रखते हैं, और ये जमा यूरिया इसलिए रखते हैं ताकि उसके बॉडी के ऑस्मोलारिटी, यूरिया ऑस्मोलारिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, समुद्र के पानी से ऑस्मोलारिटी से मिल जाए। ये बात अभी याद रखना मोटा मोटी, ठीक है। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल इंसेक्ट एक्सीट नाइट्रोजनस वेस्ट एज ए यूरिक एसिड। स्नेल क्या है, लैंड स्नेल का क्या है, ये मोलस्का है, इन द फॉर्म ऑफ पिलेट्स। पिलेट्स का मतलब ऐसे छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे, और पेस्ट विथ अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर एंड कॉल यूरिकोटेलिक। बहुत सारे जो क्या कहते हैं रेप्टाइल, जैसे कि आपने चूहा का पोती देखा है, चूहा का पोती, चूहा का पोती देखा है? हाँ देखा है, हाँ देखा है। देखो मेरा बेटा चूहा का पोती देखा है, कैसा होता है, छोटे छोटे ऐसे ही होता है, छोटे छोटे दाने जैसे, एकदम दाने जैसा, उसी को पिलेट कहते हैं, ठीक है ना। A survey of animal can present a variety of species in most of the invertebrates except simple tubular form। देखो अब ये भी बात याद रखना, ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स में, इन्वर्टिब्रेट्स में देखो, इन्वर्टिब्रेट्स में सिफेलोकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेट तो आता ही है, इन्वर्टिब्रेट्स में सारे नॉन कॉर्डेट्स को भी हम रखते हैं, तो इन सब में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है एक्सिटी ऑर्गन। क्या होता है, इन्वर्टिब्रेट्स में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल हो सकता है, वो कॉक्सल ग्लैंड के फॉर्म में हो सकता है, वो एंटीनरी ग्लैंड के फॉर्म में हो सकता है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना बात, वो माल्फिगियन ट्यूबुल्स के फॉर्म में, माल्फिगियन ट्यूबुल्स याद है ना, माल्फिगियन ट्यूबुल्स के फॉर्म में हो सकता है। तो ज्यादातर इन्वर्टिब्रेट्स में जो एक्सिटी स्ट्रक्चर होगा वो ट्यूबुलर होगा, लेकिन हम लोगों में ट्यूबुलर नहीं होता, हम लोगों में एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, मतलब हम लोगों का मतलब जितने भी वर्टिब्रेट्स है, और वो क्या कहलाता है, किडनी। Some of these structures are mentioned. Protonephridia or flame cells are excretely structured in platyhelminths, rotifers and some animals। रोटीफर्स में भी होता है, देखो हमने लिखा तो सही, रोटीफर्स में भी होता है, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं था, मैंने इसीलिए काट दिया था, चलो लिख देता हूँ। रोटीफर्स में भी क्या होता है, मैंने कहाँ लिखा था, फ्लेम सेल, हाँ रोटीफर्स में भी होता है, मुझे ध्यान था फिर मैं भूल गया था। रोटीफर्स, रोटीफर्स आल्सो एक्सक्रीट, रोटीफर्स एक तरह का किंगडम है, ठीक है ना, सॉरी माइनर फाइलम है, फाइलम है माइनर, एक तरह का फाइलम है, रोटीफर्स इज अ टाइप ऑफ फाइलम। सम एनिलिड्स, सिफेलोकॉर्डेट्स, एम्फियोक्सस, ठीक है ना, क्या लिखा हमने, प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल आर द एक्सिटी इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेटफॉर्म, rotifers, and the amphibians। Protonephridia are primarily concerned with ionic and fluid volume regulation। देखो अभी ये बात हमने कहा था ना कि प्रोटोनेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन तो होता है, लेकिन एक्सक्रीशन से ज्यादा इसका प्रिंसिपल रोल किसमें है, ऑस्मो रेगुलेशन में। ये बताया था कि नहीं बताया था, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलो तो, ये बात बताया था कि नहीं बताया था, बोलो। बताया, चुप, ये लोग बोल रहे बताया था। देखो दो स्टूडेंट यहाँ भी बैठे हुए हैं, तो बेटा ये याद रखना, पूछ दिया जाए कि प्रोटोनेफ्रिडिया मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, तो आपको याद रखना। अगर ये बात मेरी पसंद आई तो आज वीडियो लाइक होना चाहिए, और कम से कम 4-5 बच्चों का कमेंट होना चाहिए। और ये क्या कि सर आप ये एक्सप्लेन भाई, अरे कुछ अच्छा सा कमेंट करो यार, ये क्या कुछ अच्छा सा कमेंट किया करो, ठीक है ना। नेफ्रिडिया आर ट्यूबुलर एक्सिटरी स्ट्रक्चर। अब देखो ये भी ट्यूबुलर है, एक्सिटरी स्ट्रक्चर इन अर्थवर्म एंड अदर एनिमल्स। नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन, देखो अब ये दोनों करता है, एक्सक्रीशन भी करता है और ऑस्मो रेगुलेशन। माल्पीजियन ट्यूबुल्स आर द एक्सिटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोचेस, हेल्प इन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन।
एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म एक्सक्रीशन फंक्शन इन क्रस्टासियन। देखो क्रस्टासियन क्या था, आर्थ्रोपोडा का एक समझ लो क्या है, आर्थ्रोपोडा क्या है, फाइलम है, सब फाइलम है। क्रस्टासियन क्या है, सब फाइलम है जो कि पानी में पाया जाता है, ठीक है ना। क्रस्टासियन होता है, और कौन सा होता है, और भी होते हैं, नाम ध्यान में नहीं आ रहा है, उसमें बहुत सारे सब फाइलम होते हैं, मैंडिबुलाटा होता है, क्रस्टासियंस होता है, ठीक है, ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये याद रखना कि एंटीनरी ग्लैंड किस में होता है, तो एंटीनरी ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड इन क्रस्टासियन, ये आर्थ्रोपोडा के टाइप है, ठीक है। बेटा तुम लोग बड़ा डिस्टर्ब करते हो, नीचे उतरो, बहुत दिक्कत हो जाती है, पहले नीचे नीचे उतरिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको जो भी हमने पढ़ाया ये सब ध्यान प्लीज मेक सेंस, ठीक है। यहाँ तक जितना पढ़ाया ना इसको अच्छे से आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, इसके सारी चीजों को ध्यान में रखिएगा। एक चीज मैं आप लोगों से यहाँ पूछ रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे स्टार क्यों लगाया है, ये वाई दिस इज द स्टार, हाँ बताइए क्यों स्टार है एसके एलिमेंट्स में और एनिलिजा में। देखिए इसके पीछे रीजन है ना, एसके एलिमेंट्स में एस्केरिस और एनिलिजा में आर्थ्रो। देखो एसके एलिमेंट्स का एस्केरिस, एसके एलिमेंट्स का एस्केरिस और एनिलिजा का आर्थ्रो, ये दोनों जो होता है ना, ये डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन दिखाता है, शो करता है, डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन शो करता है। पानी कम रहेगा तो यूरिया, पानी एक्सेस रहेगा तो अमोनिया। तो आपसे पूछ दिया जाता है कि समझ में आया बात ना, तो डुअल मोड ऑफ एक्सक्रीशन करता है। आपको ये भी याद रखना होगा, पता नहीं हमने कहाँ लिखा है, यहाँ पे हंगामा मत करो, ये कॉक्सल ग्लैंड किस में पाया जाता है, ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड, तो क्रस्टासियन में, ये एक सब फाइलम है किसका, आर्थ्रोपोडा का। कॉक्सल ग्लैंड किस में पाया जाता है, कौन बताएगा, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यार, जब ध्यान नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। कॉक्सल ग्लैंड किस में पाया जाता है, कौन से में, क्रस्टासियन, अरकनीडा, अरकनीडा में, किसमें, अरकनीडा में, जिसमें स्पाइडर और स्कॉर्पियन होते हैं। स्पाइडर और स्कॉर्पियन देखो सब फाइलम के, इसके कई सारे सब फाइलम होते हैं आर्थ्रोपोडा के, जिसमें आता है अरकनीडा, क्लास होते हैं, सॉरी कई सारे क्लास होते हैं, जैसे कि अरक क्या होता है, मैं यहाँ पे बहुत सारे किंगडम एनिमलिया बच्चे नहीं पढ़े हैं, अभी याद आ गया। आर्थ्रोपोडा के कई सारे क्लास होते हैं, जैसे कि मुझे कुछ याद है, क्लास इंसेक्टा, तो क्लास इंसेक्टा में मालपिजियन ट्यूब, क्लास सेंटीपीडा, क्लास मिलीपीडा, क्लास अरकनीडा जिसमें आता है स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, क्लास क्रस्टासियन जिसमें आता है क्या, आपका प्रॉन, झींगा मछली, ठीक है ना। तो ये सब इसके बहुत सारे, ओनाइकोफोरा, क्लास ओनाइकोफोरा ये भी होता है इसी में, ठीक है। तो आपको खैर ये सब बात की बात है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि इंसेक्टा में मेनली क्या है, मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, सेंटीपीडा में भी मालपिजियन ट्यूब्यूल्स, मिलीपीडा में भी मालपी, अरकनीडा में कॉक्सल ग्लैंड, और क्रस्टासियन में एंटीनरी ग्लैंड। भाई मेरा राइटिंग पढ़ लेना, ये बहुत ही इवोल्यूशनरी अंदर डेवलप्ड है, तो इसमें बॉडी सर्फेस होता है, छोड़ दो, हटाओ। समझ में आ गया ना बात, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो भाई, अगर दिक्कत नहीं है तो बोलो, दिक्कत है तो भी बोलो, एनी प्रॉब्लम तो नो लिख दो, एनी प्रॉब्लम। चलो तो यहाँ तक आप लोग पढ़ना, जरूर पढ़ना, अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा देखो आज ही पढ़ना, और प्लीज आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और साथ साथ कुछ अच्छा सा कमेंट करो, तो मेरे को एनर्जी मिलता है, नहीं तो एनर्जी मैं एनर्जी लेस होकर पढ़ाऊंगा, सीधे सीधे बस कंप्लीट कर दूंगा खटाक से, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, मैं ये बात बता दे रहा हूँ। अच्छा सा कमेंट किया करो, ठीक है। ये क्या कि यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी वेल, क्या आई हैव नॉट एक्सप्लेन दैट टॉपिक वेरी वेल, तुम लोग कमेंट करते हो कि सर यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी वेल, तो कौन सा टॉपिक तुम लोग खराब एक्सप्लेन किया हो था बताना। देखो मेरे बच्चे हंस रहे हैं। अब कमिंग बीटीएस में कंप्लीट सिलेबस, जितना सब कुछ पढ़ाई होगा, कंप्लीट सिलेबस अब तक जितना पढ़ाई हो चुका है सब, एमटी मतलब मालफिजियन ट्यूब्यूल्स,
कि सर ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया, वो टॉपिक आपने खराब पढ़ाया। कौन सा टॉपिक तुम वो खराब पढ़ाया हो? जितना पढ़ाया हूँ जब से ऑनलाइन, ये बताओ तो। ऑफलाइन की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन में भी तो पढ़ाया हूँ, जो भी पढ़ाया हूँ XYZ। ऑनलाइन में भी कौन सा टॉपिक खराब पढ़ाया? ईमानदारी से बताओ, पूरे ईमानदारी से बताओ, कौन सा टॉपिक तुमने वो खराब पढ़ाया हो? झूठ मत बोलना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। टेल मी, कौन सा टॉपिक? तो फिर तुम लोग ये ऐसा क्यों लिखते हो कमेंट कि सर यू एक्सप्लेन दिस टॉपिक वेरी वेल है? तो यार अच्छा अच्छा कमेंट करो क्या यार, ठीक है ना। और मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल को सब सब्सक्राइब करना। अभी 100 नहीं पहुंचा, 95 पे। बल्ले बल्ले बायोलॉजी, बल्ले बल्ले बायोलॉजी। और जिन लोगों को नहीं है वो मुझे हाई लिख के भेजे, मैं अपनी चैनल का लिंक भेजता हूँ। मैं ग्रुप में इसलिए नहीं डालता हूँ क्योंकि वो मेरा इंडिविजुअल ब्रिक्स का नहीं है, ब्रिक्स का मैं पार्ट हूँ, ब्रिक्स का मैं पार्टनर हूँ, दिस इज माई सोल चैनल, ठीक है ना। ठीक है चलो कोई बात नहीं, 10 बज गए तो क्या हुआ, कल क्लास नहीं तो लिया था ना, तो उसको भी तो मेकअप करना था। चलो ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सिखा जाएंगे।